हमारे बड़ों ने एक मंत्र दिया और मंत्र था कि आप किसी भी काम को अपने पूरे मन से करेंगे तो उसके नतीजे भी पूरे पूरे आएंगे और अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो वाकई इसका अनुभव भी पूरा पूरा ही मिलेगा। स्वागत है आपका सुप्रभात में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और बात लोकसभा से। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए जारी किया व्हिप। राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 और आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर होगी चर्चा। मंगलवार को राज्यसभा में उठा ऑटिज्म का मुद्दा। सभापति जगदीप धनखड़ ने विषय का लिया संज्ञान। सदन के नेता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का किया अनुरोध। पीड़ितों के लिए अलग व्यवस्था लागू करने पर विचार करने का आग्रह। संसद से पास हुआ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने चर्चा के बाद किया पारित। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का है प्रावधान। राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से दी मंजूरी। चर्चा का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है भारत। बोले, पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र में देखी गई है अभूतपूर्व प्रगति। विकसित भारत युवा संसद 2025 का संसद भवन परिसर में आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये आखिरी सप्ताह है। आइए जानते हैं सदन के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के बारे में महासचिव राज्यसभा से प्राप्त संदेश सदन को बताएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति के लिए विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। बता दें, ये विधेयक 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा को विचार के लिए भेजा गया था। राज्यसभा में 26 मार्च 2025 को गे पर चर्चा हुई और संशोधनों के साथ इसे पुनः लोकसभा में भेज दिया गया, जिस पर आज चर्चा होनी है। लोकसभा के एजेंडे में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 शामिल हैं। ये दोनों बिल एक साथ लिए जाएंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव करेंगे कि इन दोनों बिलों पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा के अनुमोदन का संकल्प पेश करेंगे। राज्यसभा की बात की जाए तो आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए बॉयलर विधेयक 2024 पर विचार और लोकसभा के संशोधनों पर सहमति के लिए सदन में प्रस्ताव करेंगे। बता दें, ये विधेयक राज्यसभा द्वारा 4 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था और सहमति के लिए लोकसभा भेज दिया गया था। लोकसभा ने 25 मार्च 2025 को इसे संशोधनों के साथ पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा से पारित रूप में आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए। हर साल 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता फैलाना और ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सुजीत कुमार ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए यूडीआईडी कार्ड का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मामले पर ध्यान दिया और सदन के नेता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि वे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के सामने आने
वाली चुनौतियों का समाधान करें और उनके लिए अलग व्यवस्था लागू करने पर विचार करें। जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे कई ऐसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिनके बारे में लोगों को पहले कम पता होता था। बच्चों में आज ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की समस्या तेजी से आम होती जा रही है। लोग इसे मानसिक बीमारी समझने की भूल कर बैठते हैं। ऑटिज्म बच्चों की एक विकासात्मक समस्या है जो सामाजिक और संचार कौशल के संबंध में मस्तिष्क के सामान्य विकास को प्रभावित करता है और जीवन के शुरुआती 3 सालों में इसके लक्षण समझ में आने लगते हैं। अप्रैल महीने को ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक किया जा सके और इसे लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुजीत कुमार ने मंगलवार को इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनवाने को लेकर आ रही समस्याओं की ओर सरकार को ध्यान देने की मांग की। सर, the month of April is Autism Awareness Month, and 2nd of April, that is tomorrow, it is the Autism Awareness Day. Sir, autism incidence is rising globally, and India is no exception. Sir, currently about 1.5% of children and youth in India suffer from autism. It's also called ASD, Autism Spectrum Disorder. And sir, it is the #1 pediatric concern for parents. And I take this opportunity to salute all the parents who have autistic kids, and I express the solidarity with all those parents. Sir, in 2016, Honorable Prime Minister launched a visionary scheme called UDID, Unique Disability ID, which was, sir, a recognized proof of disability issued by the government, and also it helped to create a database, national database of differentially abled persons, and also, sir, helped all the parents to access government schemes. सभापति जगदीप धनखड़ ने भी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी और संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड is an affirmative scheme. I had the occasion to inaugurate one of the high excellence autism school, and having noticed at my level also with many representations, this unique disability ID card is very essential for extension of governmental benefits. Now, if these children go to the hospital, a different environment, daunting environment, and autism, unlike dyslexia and others, is virtually lifelong. Tomorrow is the day. I would urge that facilitation mechanism be indicated. One way could be the team could go to such institutes or such places where there is grouping of such kind of people. This will go a long way in realizing very well thought out scheme that has been in vogue now for about 8-9 years. So tomorrow is the day where you can contemplate of unfolding a scheme so that these people, and the number is large, number is around 30 million, they get the benefit fastest. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पहले भी सार्वजनिक मंचों के जरिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का आह्वान करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित हिगाशी ऑटिज्म स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि जिस परिवार में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा होता है उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, अगर मैं वहां नहीं रहूंगी तो बच्चे का क्या होगा। यह भावना अपने आप में एक अस्तित्वगत चुनौती है। I don't want to share. We have to feel. A family that has a child suffering this challenge, the family has a great challenge.
emotional and otherwise. And one of the topmost concerns indicated by Dattatreya, what will happen to the child if I am not there? The very feeling, it's an existential challenge. An institute like this, I am sure, will fill the gap. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करते समय वन साइज फिट्स ऑल का फार्मूला ठीक से काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे की खास जरूरतें होती हैं। उन्होंने इस तरह के बच्चों को व्यापक दुनिया से परिचित कराने के महत्व पर जोर दिया। How soothing it is to note, and we have witnessed it, that this institute, this school is committed towards understanding the abilities and gifts unique to each child. When I interacted with Dr. Rashmi, I was enlightened about the challenges. Friends, we have these days an easy solution, right from infrastructure to dealing with our issues, known as formula solution. A solution one size fits all. And this does if you have malaria, your tuberculosis, your cancer. It doesn't fit in when you are grappling with a child facing challenge of autism. Every child has specific needs. Every child is unique. And that is a challenge to the faculty. I must congratulate the faculty. I have not interacted personally with them. I have seen from a distance. The faculty members were lost 100% in the welfare of the child when we saw them here. This exemplifies highest commitment of sacrifice for someone else. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए स्कूल की अध्यक्ष की अटूट प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा की। विद्यालय दौरे को स्वयं से गहन वैराग्य और दूसरों की भलाई के प्रति मजबूत लगाव को दर्शाने वाली आध्यात्मिक यात्रा से ये कम कुछ भी नहीं बताते हुए उपराष्ट्रपति ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपना सब कुछ देने के लिए शिक्षकों की सराहना की। Reflections of Dr. Kyo Kitahara, I quote, "Within every living child exists the most precious bud of self-identity." We have seen it here. I quote further, "To search this out and foster it with loving care." We witnessed it here. I continue, "That is essence of education for the child with autism," unquote. This is the philosophy of this institute. The objective is pious objective, wholesome objective, to raise every autistic child to the full potential of human development so that they achieve their sense of selfhood and inclusion. उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नेता सदन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के सम्मान में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भाग लिया।
मंगलवार को राज्यसभा में भी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा हुई और उसे पारित कर दिया गया। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना उन्होंने रखी और उसे साकार करने के लिए पिछले 3.5 साल में हमने सहकारिता मंत्रालय ने कितने काम किए, ये इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने मैं रखना चाहता हूं। माननीय अमित भाई के कुशल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने भविष्य में इस देश के सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 60 नए इनिशिएटिव लिए। इसमें हमारे मंत्रालय ने सबसे बड़ा कार्य पहले शुरू किया, जिसपे इस सदन में बहुत चर्चा हुई, वो है हमारे पैक्स। अब सबसे पहला काम जो हाथ में लिया वो था पैक्स का सशक्तिकरण। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स ये हमारे सहकारिता क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पैक्स गांव को सहकारिता से जोड़ने का काम एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख कार्य करती है। और पैक्स पहले यहाँ बहुत सारे अनुभवी सभासद है, सदस्य है, जिन्होंने सहकारिता भी भाषण भी किया, उसमें बताया कि पैक्स पहले केवल छोटे छोटे काम उनके माध्यम से होते थे, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हो या इनपुट सप्लाई का काम, बस इतना ही काम पैक्स के माध्यम से होता था और इसी वजह से उनकी व्यवसाय पर मर्यादा आती थी। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और इसके समाधान के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज में सुधार किए गए और इसके माध्यम से पैक्स को मल्टीपर्पज बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय हमने ले लिया। माननीय अमित भाई ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की, पत्र व्यवहार किया और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि जो हमने पैक्स के लिए मल्टीपर्पज बनाने के लिए जो मॉडल बायलॉज बनाए, पूरे देश में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसको एडॉप्ट किया। उस राज्य में किसी भी विचार की सरकार हो, लेकिन सभी ने इसको सकारात्मक प्रतिसाद दिया। मैं उन सभी का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स बहुउद्देश्य होने से अब उनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर भी चल रहे हैं, पेट्रोल और एलपीजी डीलरशिप भी पैक्स को मिल रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर भी पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, ग्रामीण नल जलपूर्ति योजना का प्रबंधन का काम भी हमारे पैक्स कर रहे हैं। ऐसे 25 नए व्यवसाय इन पैक्स को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे रखना चाहूंगा कि आज देश में 43,000 पैक्स सीएससी चला रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कॉमन सर्विस सेंटर्स 43,000 पैक्स आज देश में चला रहे हैं। 36,000 पैक्स हमारे आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चला रहे हैं। 4,000 पैक्स प्रधानमंत्री जन औषधालय चला रहे हैं। अनेक पैक्स है देश में जो पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम पैक्स के माध्यम से आज देश भर में शुरू है। इसी तरह से पैक्स आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तभी तो उस गांव का किसान का परिवार भी सशक्त होगा, वो गांव भी समृद्ध होगा। और यही हमारी कल्पना है, यही माननीय मोदी जी की कल्पना है। सहकार से समृद्धि का बोले तो नींव हमारे यहाँ इस गांव में इस पैक के माध्यम से जो काम चल रहा है, पहले हमें उसे अच्छा करना था। मुझे ये इस सदन में कहते हुए बड़ा आनंद होता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के लिए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने एक्स पर कहा कि आज का दिन देश के सहकारी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी लाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा
व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश भर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे। सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी बहनों भाइयों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मंगलवार को राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देना है। यह कानून पट्टेदारों और पट्टेधारकों को सुरक्षा प्रदान करता है, उद्योग की अनिश्चितताओं का समाधान करता है और विमानन बाजार को मजबूत करता है। Civil aviation shouldn't be an exclusive way of travel. It should be an inclusive way of travel. Every one of the country should aspire to travel by air. And that is where this mantra has propelled the government to bring in many changes, to bring in many good schemes, so that we can bring the common man of this country, the ambitions, the aspirations, his dreams, just like how a flight takes off. Narendra Modi ji wanted to give the 140 crore people of this country the wings to fly, the wings for their dreams to fly in this country. And we have done that through the Udan scheme, Uday Desh Ka Aam Nagrik, a revolutionary scheme. In the last 10 years, I would like to once again say that what we have done with civil aviation, this NDA government, what it has done in the last 10 years for civil aviation, it was not just renovation. There were many airports in the country we wanted to renovate, increase the capacity. But it is not just renovation, but what NDA government has done for civil aviation is it brought in a revolution in the country for civil aviation, and that is what we have proudly done. We are also seeing that the major cities like Bangalore, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, all these require second airports, sir. We have come to that stage where all the metropolitan cities are getting saturated and require new airports. Now Mumbai, the existing airport is there, Santa Cruz, and now we are building Navi Mumbai Airport. Now Delhi, including the IGI airport, we have Jewar International Airport, which is going to come up. Now Bangalore has already been discussing for new airport in Bangalore, and the state government is proactively moving in selecting some sites for that. And on top of that, sir, on top of that, take your seat. Bhubaneswar is also trying to have an additional airport in Puri. So they have selected some land and they are trying to move in Puri. Chennai also, Parandur airport is also coming up. Now Calcutta, West Bengal, I would like to make a request that Calcutta airport also needs another one right now, being a metropolitan city and a very important city in the country. So the state government should look at having an alternate airport, a second airport which caters for the city of Calcutta, because that is very much required today. Unless you start moving into that direction today, unless you start providing that land, it becomes very difficult in the future. So like just how other metropolitan cities are moving in that direction, I would request states and the governments there to thoroughly look at this. Yes. This is a requirement not just for today but the future also, and I would use this forum to request through the members to their respective states to definitely support the idea of creating more airports. And sir, we are with the idea that in the next 5 years we can build 50 more airports. And I would also like to thank the Honorable Finance Minister. Udan scheme, what has been there for 10 years, from 2016 to 2026, because of the way it has revolutionized and democratized air travel in the country, we have extended the scheme for another 10 years. So from 2026 to 2036, we are going to see an expanded Udan scheme through which we want to build 120 new destinations in the country. And we want to make 4 crore people travel under the Udan scheme, which is going to be much more access, which is going to give much more access to the citizens of this country. So we have grand plans coming in the future also. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसदीय ज्ञान पीठ में स्थित प्राइड के मुख्य व्याख्यान कक्ष में विकसित भारत युवा संसद 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन 2 और 3 अप्रैल 2025 को किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किया है।
बता दें, कोविड-19 के बाद पहली बार सभी जिला नोडल राउंड व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए गए, जिससे अधिक भागीदारी और प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुई। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75,000 से ज्यादा युवाओं ने माई भारत पोर्टल के माध्यम से अपनी वीडियो प्रविष्टियां प्रस्तुति। पूरी चयन प्रक्रिया डिजिटल रूप से आयोजित की गई है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, 3,900 से ज्यादा घायल हैं और 270 लोग अभी भी लापता हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत इस आपदा की घड़ी में पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पीड़ितों की मदद के लिए 50 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी गई है। 2 भारतीय नौसेना जहाजों आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री द्वारा राहत सामग्री म्यांमार के शहर यांगून पहुंचाई गई है। भारतीय नौसेना के 3 और जहाज आईएनएस करमुख, आईएनएस घड़ियाल और LCUS-2 500 टन से ज्यादा अतिरिक्त सहायता सामग्री लेकर यांगून के लिए रवाना किए गए हैं। विक्रमोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान किए गए ड्रोन शो से मुक्ताकाश में जगमगाई भगवान श्री महाकालेश्वर, भगवान श्री कृष्ण और सम्राट विक्रमादित्य की अद्भुत और अद्वितीय आकृतियां। आप इन नयनाभिराम दृश्यों का आनंद लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए और आज्ञा साथ में, लेकिन बने रहिए आप सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। ये वही भूमि है जिसने भगवान श्री कृष्ण की चरण रज राणों के अतिरिक्त इस युग के महाकवि कालिदास ने भी मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। माध्यम से स्वयं को 84 स्वरूपों में विभक्त कर महाकाल यहाँ 84 महादेव के रूप में विराजित है।